जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने 35 प्रश्न शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 35 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? जेबी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो सर्वप्रथम बात कर लें रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 में। कब? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। इससे जो है काला कानून भी कहा गया, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बात करें निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। किसने? तो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? अमेरिका 1913 में, इंग्लैंड 1917 में, अमेरिका 1917 में या फिर इंग्लैंड 1913 में। तो बात कर लें गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। बात कर लें गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा? तो सहारा मरुस्थल इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर लें हेमिस, आप सभी को पता है काजीरंगा, नामेरी, ओरांग ये सब कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है। कहां पर? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहां पर है? तो असम में। जबकि यहां पर हेमिस जो दिया हुआ ये कहां पर स्थित है? तो लद्दाख में। कहां पर? तो लद्दाख में हेमिस स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ध्यान रखिए। ये लद्दाख में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, ओरांग ये सब कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? आपको कमेंट करके बताना है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं? ध्यान रखिएगा 4। कितने? तो 4 हॉटस्पॉट मौजूद हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आप निरंतर हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो आपको पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देख लेना ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी? बताना है आपको दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक, मेघालय, केरल या फिर महाराष्ट्र? बताना है आपको फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। किसने? तो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एप्पल ने आईफोन 15 के निर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित ही आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है। माइक्रोमैक्स, टाटा समूह, वीडियोकॉन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टाटा समूह के साथ। किसके साथ? तो टाटा समूह के साथ समझौता किया है। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सिंगापुर इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। तो सिंगापुर। नेक्स्ट, बिहार में मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? 1890 में, 1885 में, 1899 से 1900 में या फिर 1870 में। तो बिहार में मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? तो 1899 से 1900 में। कब? तो थर्ड ऑप्शन 1899 से 1900 जिसने भी चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष में गाया गया? ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया? तो कब गाया गया? तो ध्यान रखिएगा कब? तो 1911 में। कब? तो 1911 में। राष्ट्रगान क्या है भारत का? तो आप सभी को पता है जनगण मन। क्या है? तो जनगण मन है। जनगण मन किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है। ये भारत का राष्ट्रगान है। और किस देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो किस देश का? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उमार सुनार बांग्ला। ध्यान रखना है किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। किसने? तो औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। ध्यान रखिए किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। ध्यान रखना, गलती नहीं करना, प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश, शुंग वंश, शाक्य वंश या फिर हर्ष वंश। कौन से वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध? आप सभी को बताना है। तो महात्मा बुद्ध की बात कर लें तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। किस वंश से? तो शाक्य वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध। ध्यान रखिएगा, आपके लिए होमवर्क है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान बताना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? रावी और व्यास, चेनाब और रावी, सिंधु और झेलम या फिर रावी और झेलम। तो तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? बताना है आपको कि तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम। कहां पर? तो तक्षशिला का जो प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में। किसके बीच में? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य करता है? तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है, आ से होता है अभ्रक, आ से क्या होता है? तो आ से होता है अभ्रक और आ से होता है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आपको रिलेट करके याद रखना है कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के दक्कन के क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर है। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। दोस्तों अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें। आप लोग कंजूसी करें, कमेंट नहीं करें। कमेंट अगर करेंगे तो आपको आंसर जरूर याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी। तो निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो आप सभी को इसका सही उत्तर पता है। किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर 1945, 12 नवंबर 1945, 15 नवंबर 1945 या फिर 6 नवंबर 1945। तो आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 12 नवंबर 1945। कब? तो आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1917, 1918, 1920 या फिर 1921? तो आप सभी को इसका राइट आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था कब? तो 1920 में। कब? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लाल, पीली, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी मृदा मानी जाती है? तो काली मिट्टी। कौन सी? तो कपास, क्या है प्रश्न? कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा मानी जाती है। ध्यान रखिए, कौन सी मृदा? तो काली मृदा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वन है, निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय? तो निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। किसे? तो दादा भाई नौरोजी को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। क्या? तो 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, सोच रहे कि एग्जाम आएगा, डेट आएगा, आएगी, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ लेंगे, तब वो जब एग्जाम देने जाएंगे तो कहेंगे पेपर बहुत टफ था, एक भी प्रश्न नहीं आता था, पता नहीं कहां से पूछ लिया है। तो पढ़ेंगे नहीं, जब 2 दिन आपका एग्जाम बचेगा तो आप कहेंगे अब हम सब कुछ पढ़ लें और एग्जाम में बेस्ट करके आ जाएं, तो ये असंभव है। आपको पहले ही मेहनत करने पड़ेगी, कम करिए लेकिन निरंतर करिए, डेली पढ़िए, तो निश्चित ही आप एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अभी मजे ले रहे पढ़ाई में, अभी उनका मन नहीं लग रहा, तो प्लीज आप लोग पढ़ाई में मन जरूर लगाएं, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट किसी भी दिन आ सकता है, ध्यान रखना है। तो जरूर पढ़ें और एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखें, तभी आप एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता? तो वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवो होम या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? आसान प्रश्न है, राइट आंसर इसका सभी को पता होगा। आसान है तो सही उत्तर तो पता ही होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो सभी का पता है किस देश का हो जाएगा, तो भारत इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या फिर तानाशाही संविधान है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग है। क्या है? तो वकीलों का स्वर्ग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सी सर्वोच्च है? बताना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? तो संविधान हो जाएगा। क्या? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो बताना है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर, ये प्रश्न जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? केरल स्थित पोलीवासल, आंध्र प्रदेश स्थित निजाम नगरम, तमिलनाडु स्थित पायकारा या फिर कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम? तो ध्यान रखना है, भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, बताना है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की बात कर लें तो ये किस राज्य की है, तो उड़ीसा की है। किसकी, तो उड़ीसा राज्य की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बगली विहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी होगी तो ये पाकिस्तान, नल्ले की होगी। किसको होगी, तो नल्ला पाकिस्तान को होगी। बगली विहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है, तो नल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा है। कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, ध्यान रखना। कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो चौथा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है, 1947, 48, 1945 या फिर 1951। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ध्यान रखना है 1948। कब से, तो 1948 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग गठन किस वर्ष हुआ, 1945, 47, 1948 या फिर 1951। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1948 में हुआ परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। कम से कम अंगूठा तो आप दबा ही सकते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान। तो बात कर लें कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की, तो ये कर्नाटक में। कहां पर, तो कैगा स्थित है कर्नाटक में। कहां पर, तो कर्नाटक में। दोस्तों 35 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है, तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।